गर्मी में गरीब बहू का जुगाड़ खेती घर और रसोई। हाय राम, आप लोगों को ये चोट कैसे लगी? बताइए, आपके ये हालत किसने की? विमला के पति रघुनाथ और उसके दोनों बेटे हर्ष और रोहन दरवाजे पर खड़े थे और उन्हें बहुत चोट लगी हुई थी। क्या बताऊं माँ, बहुत दर्द हो रहा है। डंडे से मारा है उन लोगों ने। ये सब मेरी गलती है। मुझे आप लोगों को वो बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी गलती की वजह से ही आप लोगों को इतनी चोट लगी है। इतना कहकर कविता जोर जोर से रोने लगती है। आखिर कविता ने क्या किया था और उसके ससुर, पति और जेठ को इतनी चोट कहाँ से लगी? क्या सच में उन लोगों को कविता की वजह से ही चोट लगी थी? जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज तो खाना बनाने में बहुत देर हो गई है। चूल्हा जलने से पहले ही घर इतना गर्म है, पता नहीं चूल्हा जलने के बाद क्या होगा। कविता पसीने से लथपथ परेशान होकर खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। चूल्हा जलते ही घर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अरे कितनी बार कहना पड़ेगा तुम दोनों से कि खाना सुबह सुबह ही बना लिया करो। अभी खाना बनाने की वजह से घर कितना गर्म हो गया है। अब तुम दोनों रहो घर में, मैं जा रही हूँ मंदिर, वहाँ थोड़ी ठंडक होती है। गर्मी से परेशान होकर विमला मंदिर में जाकर बैठ जाती है। मंदिर के आसपास काफी सारे पेड़ थे, इसलिए मंदिर में काफी अच्छी हवा चल रही थी। विमला के जाने के बाद माँ जी हम दोनों को गर्मी में छोड़कर चली गई। पता नहीं हमें कब तक इस गर्म भट्टी में खाना बनाना पड़ेगा। कविता तुम परेशान मत हो, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। कविता चावल बनाती है तो वही पल्लवी सब्जी काट देती है। दोनों बहू गर्मी में परेशान होकर जैसे तैसे खाना बनाती है। तभी बच्चे भी स्कूल से पढ़कर आ जाते हैं। माँ पंखा क्यों बंद है? पंखा चालू करो ना, हम लोग इतनी कड़ी धूप में चल कर आए हैं। अब बेटा पंखा नहीं चल सकता है। बच्चों हमारी बिजली की सप्लाई कट हो गई है, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है, इसलिए पंखा नहीं चल रहा है। मुझे कुछ नहीं पता, पंखा चलाओ। मेरे स्कूल में पंखा चलता है, मेरे घर में पंखा क्यों नहीं चलता है? आरव को इतनी गर्मी में परेशान देखकर कविता उसे एक गिलास में पानी देती है। आरव को प्यास लगी थी तो वो पल्लवी से गिलास ले लेता है। पानी का एक घूंट पीने के बाद आरव गिलास फेंक देता है। आरव ये क्या बदतमीजी है? बहुत मन बढ़ गया है ना तुम्हारा? चाची इतना गर्म पानी कोई पीने के लिए देता है? मुझे नहीं पीना गर्म पानी। हमारे घर में ना पंखा है ना फ्रिज, मुझे नहीं रहना है इस घर में, मैं जा रहा हूँ खेलने। इतना कहकर आरव अंजू के साथ अपना स्कूल बैग फेंक कर खेलने के लिए चला जाता है। बच्चों का बहुत ज्यादा मन बढ़ गया है, बहुत बदतमीजी करना सीख गए हैं। हमने उन्हें बहुत सर चढ़ा दिया है। कविता बच्चों की इतनी ज्यादा गलती भी नहीं है। घर सच में बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ हम लोग ही इतनी मुश्किल से रह रहे हैं, ये तो फिर बच्चे हैं। मुझे नहीं पता दीदी, इस गर्मी की वजह से मुझे पूरी बॉडी में इरिटेशन हो रही है, लेकिन हमें बच्चों को कंट्रोल करना भी तो जरूरी है ना। आज आने दो उन्हें, उन दोनों की खबर तो मैं लूंगी। हाँ बाबा, तुम्हें जो मन करे वो करना, लेकिन अब आंगन में चलो, हमें कपड़े भी सुखाने के लिए डालने हैं, वरना बाल्टी में रखे रखे ही कपड़े सूख जाएंगे। मैं तो कपड़ों के बारे में ही भूल गई थी। चलिए भाभी जल्दी चलते हैं। दोनों बहू तार में कपड़े डालने के लिए आंगन में जाती है। तभी उनकी नजर पड़ोस में जाती है, जहाँ उनकी पड़ोसन ललिता ट्रक से कुछ आदमियों की मदद से एसी उतरवा रही थी। वो दोनों बहुओं को उनके एसी को घूरते हुए देख लेती है। अभी तो हमारे घर में एसी आ रहा है और तुम लोग अभी से ही हमारे घर में नजर लगा रही हो। ये एसी तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी फूटी किस्मत। नहीं नहीं ललिता आंटी जी, मुझे नहीं चाहिए आपका एसी, मैं अपने गरीब घर में ठीक हूँ। खूब समझती हूँ मैं तुम लोगों की चाल। इस तरह की बातें करके तुम लोग मेरे एसी पर नजर लगा रही हो ना। अब तो मुझे पंडित बुलवाकर एसी को इस्तेमाल करने से पहले ही इसकी पूजा करवानी पड़ेगी। तुम जैसे गरीब लोगों की नजर जो लग गई है। इतना कहकर ललिता दो आदमियों की मदद से अपने घर पर एसी लेकर चली जाती है। वहीं कविता गुस्से में पैर पटक कर, पता नहीं इस औरत की प्रॉब्लम क्या है, जब देखो हमारे पीछे पड़ी रहती है, कोई ना कोई बात पर ताना मारने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तू भी ना कविता, क्या ललिता आंटी की बात पर ध्यान दे रही है? तू तो उनकी आदत जानती ही है। दोनों बहू आंगन की रस्सी में कपड़े डालकर घर के अंदर चली जाती है। अब शाम हो गई थी तो बच्चे भी खेल कर आ जाते हैं। बच्चों को देखकर, बच्चों तुम दोनों की शैतानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब तक ये शैतानी थी तब तक ठीक था, लेकिन आज तुमने बदतमीजी की। कोई ऐसे बैग फेंक कर बिना कुछ खाए खेलने ही चला जाता है क्या? सॉरी मम्मी, हमसे गलती हो गई, हम लोग अब से ऐसा नहीं करेंगे। आलव भैया को गलमी लग रही थी। मम्मी, बड़ी मम्मी आपको पता है स्कूल में बच्चे हमें बहुत चिल्लाते हैं। चिढ़ाते हैं मतलब? माँ, स्कूल में बच्चे बोलते हैं कि हम लोग गरीब हैं और हमारे घर में पंखा भी नहीं है, जबकि उनके घर में पंखा, कूलर सब कुछ है। बच्चों की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी हालत पर बहुत दुख होता है।
उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो कविता दोनों बच्चों को खाना देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात में सभी खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अचानक आधी रात में बच्चे रोते रोते उठ जाते हैं। क्या हुआ आरव, अंजू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, देखो ना क्या हुआ। मम्मी, मैं सो नहीं पा रही हूँ। आरव और अंजू के कहने पर पल्लवी और कविता उनके कपड़े ऊपर करके उनकी पीठ देखती है। अरे ये क्या, आरव की पीठ में तो छोटी छोटी घमोरियां हो गई हैं। अंजू की पीठ और पेट में भी घमोरी हो गई है। बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी इस गर्मी में, पता नहीं बेचारे कैसे सोएंगे। अंजू और आरव की घमोरी देखकर कविता परेशान हो जाती है। परेशान मत हो कविता, मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे बच्चे आराम से सो पाएंगे। पल्लवी उठती है और 2 गमछे लेकर उसे ठंडे पानी में भिगाती है। फिर बच्चों के कपड़े उतार कर उनकी पीठ पर भिगा हुआ गमछा रख देती है। माँ, मेरी पीठ की जलन एकदम से बहुत कम हो गई। देखा ना कविता, ये मेरे दादी का जुगाड़ है। बचपन में जब मुझे घमोरी हो जाती थी तो मेरी दादी ऐसे ही मुझे गर्मी में सुलाती थी। पल्लवी के जुगाड़ से आरव को आराम मिलता है और वो सो जाता है। अगले दिन पल्लवी और कविता दोनों सुबह सुबह 7 बजे उठकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है और चूल्हे का धुआं पूरे घर में फैल जाता है। माँ जी ने सही कहा था, सुबह उठकर खाना बनाने से हमें ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है। अब 8-9 बजते बजते हमारा सारा खाना भी बन जाएगा, फिर हम लोग थोड़ा आराम भी कर पाएंगे। पल्लवी और कविता बात ही कर रहे थे कि तभी खांसते खांसते विमला उठ जाती है। तुम लोग कैसे चूल्हा जलाती हो जो चूल्हा से इतना धुआं निकलता है? धुआं की वजह से मेरी पूरी नींद खराब हो गई है। माँ जी, यहाँ तो सिर्फ आपकी नींद खराब हुई है, लेकिन चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने की वजह से हमारी आंखें लाल हो गई हैं और हमारे हाथों में लाल लाल रैशेस हो गए हैं। कविता की बात सुनकर विमला चुप हो जाती है। दोनों बहू मिलकर चूल्हे पर खाना बनाती है। फिर रघुनाथ अपने दोनों बेटों के साथ खेत में जाते हैं। खेत में जाने के बाद, ये क्या, हमारा खेत तो सूख रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी। तुम लोग तालाब जाओ और तालाब से पानी लेकर आओ। रघुनाथ के कहने पर हर्ष और रोहन दोनों तालाब जाते हैं। अरे ये क्या, तालाब में बस इतना सा पानी बचा हुआ है। इतने से पानी में सभी खेती कैसे कर रहे हैं? हर्ष भैया, अभी हमारे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं है। आप जल्दी से पानी भरो, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हर्ष और रोहन मिलकर 2 बाल्टी पानी भरते हैं और फिर पानी लेकर अपने खेत में आ जाते हैं। पिताजी, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए तालाब का पानी भी बहुत कम हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब तालाब में पानी खत्म हो जाएगा। अरे इतने से पानी में क्या होगा, हमें पूरे खेत में अच्छे से पानी डालना पड़ेगा, तभी हमारा खेत ठीक रहेगा, वरना हमारी फसल इस गर्मी में खराब हो जाएगी। रघुनाथ को परेशान देखकर दूसरे खेत में काम कर रहे लोग कहते हैं, अरे रघुनाथ, तुम्हें क्या जरूरत थी ठाकुर से पंगा लेने की? तुमने बेकार में ही शेर के मुंह में हाथ डाला है। पूरा गांव तो ठाकुर के मोटर से पानी लेकर खेती कर रहे हैं। अरे तुम लोग तालाब के भरोसे बैठे हो। इस बार तुम्हारे खेत को खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। नरेश और महेश की बात सुनकर रघुनाथ दुखी हो जाते हैं। वहीं घर पर बच्चों को स्कूल से आने में देर हो जाती है। अभी तक तो बच्चों को स्कूल से आ जाना चाहिए था, पता नहीं वो दोनों कहाँ रह गए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पल्लवी बच्चों के बारे में सोचकर चिंता करने लगती है। तभी दोनों बच्चे घर आते हैं। आरव के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे, जिसे देखकर पल्लवी घबरा जाती है। क्या हो बेटा, टीचर ने मारा? ये निशान कैसे? कुछ नहीं मम्मी, भैया को आंटी ने मारा है। किस आंटी ने बेटा? मम्मी को बताओ। भैया के एक दोस्त ने भैया से स्कूल के बाद होमवर्क में मदद मांगी थी, तो स्कूल के बाद में और भैया उसके घर गए। भैया के दोस्त के घर में एसी था, तो हम लोग एसी की हवा खा रहे थे और भैया अपने दोस्त को होमवर्क बता रहे थे। तभी उनके दोस्त की माँ आ जाती है। फिर क्या हुआ? फिर भैया के दोस्त की मम्मी आई और उन्होंने हमें डांटना शुरू कर दिया कि हम लोग एसी की हवा खाने के लिए उनके घर जाते हैं, और उन्होंने हमसे घर जाने को कहा। लेकिन जब भैया ने उन्हें कहा हमें कुछ देर और एसी में रहने दीजिए ना आंटी, तो उन्होंने भैया को थप्पड़ मारा। अंजू जब सारी बातें बता देती है तो आरव रोने लगता है। सारी बात जाने के बाद पल्लवी को बच्चों पर थोड़ा गुस्सा आता है। आरव, क्या जरूरत थी तुम्हें किसी और के घर जाने की? माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? हमारे घर में एसी क्यों नहीं है? हमारा घर इतना गर्म क्यों रहता है? आरव रोते हुए अपनी माँ से बहुत शिकायत करता है।
पल्लवी बच्चों को जैसे तैसे समझाकर चुप करवाती है और उन्हें खाना खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। अब बस बहुत हो गया, मैं इस तरह गर्मी में अपने बच्चों को रोते बिलखते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन दीदी आप क्या करोगी? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर आप करने क्या वाली हैं? वो तो तुम्हें कल पता चल जाएगा। अगले दिन पल्लवी कविता के साथ नदी किनारे जाती है, जहाँ काफी अच्छी हवा चल रही थी। दीदी हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? कविता, हमारा घर मिट्टी का है, तो अगर हम अपने घर में मिट्टी और गोबर को मिलाकर उसका लेप दीवार पर लगाएं तो हमारा घर ठंडा हो सकता है। दीदी क्या दिमाग लगाया आपने, ये जुगाड़ तो सच में बहुत काम का है। कविता और पल्लवी मिलकर नदी के किनारे मिट्टी खोदने लगती हैं। फिर दोनों मिट्टी को लेकर घर आती है। पल्लवी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर पाउडर बनाती है, तो वही कविता पास के तबेले से जाकर गोबर लेकर आती है। पल्लवी मिट्टी और गोबर को अच्छे से मिलाती है। फिर पल्लवी और कविता मिलकर पूरे घर को मिट्टी और गोबर से लेप देती है। घर तो पहले से काफी ठंडा लग रहा है। आज जब बच्चे धूप में चलकर परेशान होकर घर पहुंचते हैं तो उनके पसीने से भरे चेहरे पे घर में घुसते ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। अरे वाह, आज घर में ज्यादा गर्मी नहीं लग रही। आज बच्चे घर में गर्मी से परेशान होकर खेलने जाने की बजाय घर पर बैठकर अपना होमवर्क करते हैं। दीदी आपका जुगाड़ तो काम कर गया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन कविता और पल्लवी दोनों बाजार जा रही थी। ठकुराइन जो अपने घर के बाहर चेयर लगाकर अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी, वो दोनों बहुओं को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती है। देखो इन दोनों को, इतनी गर्मी में ये लोग रोज सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। गरीब है ना बेचारी, हमारा तो सही है, हम लोग तो एक हफ्ते की सब्जी पहले ही ले आते हैं। हमारे पास फ्रिज जो है। ललिता की बातें सुनकर कविता को गुस्सा आता है, लेकिन वो ललिता को कुछ नहीं कहती है, बल्कि पल्लवी के साथ बाजार चली जाती है। गर्मी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, तो पल्लवी और कविता थोड़ा सा सहजन, टमाटर, धनिया पत्ता, मिर्च खरीदकर वापस आने लगती है। इतनी गर्मी में बाजार आने का बिल्कुल मन नहीं करता। कविता और पल्लवी बाजार से घर जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक कबाड़ी की दुकान पर टेबल फैन दिखता है। भैया आप ये टेबल फैन कितने में बेच रहे हो? बहन जी, ये टेबल फैन मेरी किसी काम का नहीं है, आप चाहें तो इसे फ्री में ले जा सकती हैं। जी थैंक यू भैया, तब मैं ये पंखा ले रही हूँ। कविता तुम इस पंखे का क्या करोगी? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर में बिजली की सप्लाई बंद है और ये पंखा तो पूरी तरह से खराब है, ये थोड़ी चलेगा। आप बस देखते जाइए दीदी मैं क्या करती हूँ। कविता अपने घर जाती है और फिर घर में रखे स्क्रू ड्राइवर, प्लास वगैरह से पंखे को खोलकर उसे ठीक करने लगती है। क्या तुम्हें पंखा ठीक करना आता है? हाँ दीदी, मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थे। वो पंखा, फ्रिज, टीवी सब कुछ ठीक करते थे। मैं भी उन्हें देख देख कर काफी कुछ सीख गई। लो ये पंखा ठीक हो गया। लेकिन क्या फायदा, ये तो चल ही नहीं सकता, हमारे घर में तो बिजली ही नहीं है। दीदी आप परेशान मत होइए, कुछ दिनों में बिजली भी आ जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम, हमारे घर में बिजली कैसे आएगी? मेरे पास एक जुगाड़ है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर घर में बिजली आ सकती है तो मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। पंखा ठीक करने के बाद पल्लवी और कविता दोनों खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। कविता जैसे ही चूल्हा जलाती है उसके धुएं से पूरा घर धुआं धुआं हो जाता है। कविता की आंखें लाल हो गई थी, जबकि पल्लवी जोर जोर से खांसने लगती है। मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है। पल्लवी बहुत ज्यादा खांसती है और खांसते खांसते बेहोश हो जाती है। पल्लवी को बेहोश देखकर कविता घबरा जाती है। माँ जी जल्दी आइए, पल्लवी दीदी बेहोश हो गई है। विमला जल्दी से पल्लवी के पास जाती है और उसे गोद में लिटाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में इस चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। पल्लवी के चेहरे पर पानी छिड़कने की वजह से पल्लवी को होश आ जाता है। आज एक बहू की तबीयत खराब हुई है, कल दूसरी की भी हो सकती है। ये सब सोचकर विमला को बहुत चिंता होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन खेत में काम करते हुए रघुनाथ देखता है कि उसके खेत की मिट्टी सख्त हो रही है। तुम दोनों तालाब से जल्दी पानी लेकर आओ। रघुनाथ के कहने पर हर्ष और रोहन दोनों तालाब से पानी भरने के लिए जाते हैं, लेकिन वो खाली हाथ आ जाते हैं। अरे मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था ना, पानी कहाँ है? पिताजी तालाब में पानी नहीं है, जितना गड्ढा में पानी भरा होता है तालाब में बस उतना ही पानी बचा है। हर्ष की बात सुनकर रघुनाथ परेशान हो जाता है। रघुनाथ अपने दोनों बेटों को लेकर 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आता है और अपने खेत में डालते हैं। शाम को जब वो घर लौटते हैं तब अरे भगवान कहाँ हो, पानी लाकर दो, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। रघुनाथ की आवाज सुनते ही ललिता जल्दी से उन्हें पानी पीने के लिए दे देती है, लेकिन पानी बहुत गर्म होता है, जिसे पीकर रघुनाथ का मुंह बन जाता है। घर में ठंडा पानी नहीं है क्या? नहीं ससुर जी, घर में पानी रखे रखे गर्म हो जा रहा है।
रघुनाथ जैसे जैसे करके गर्म पानी पीते हैं। देखते ही देखते जल्दी रात हो जाती है और